नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका में जो रिवर्स, जो नदियों के बारे में जानना है, झीलों के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। उसके बाद जो अगला जो सेक्शन है वो है नदियों के ऊपर, यानी इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियाँ। आप इसी तरीके से मैप ड्रॉ कर लीजिएगा, रफली ड्रॉ, और जहाँ जहाँ मैंने लाइनें मेंशन की हैं, इतनी नदियों के संदर्भ में हमें नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ना है, जहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न रहते हैं कि कौन सी नदी सबसे लंबी, कौन सी किस क्षेत्र में, नाम कहाँ गिर रही है, अपना अपवाह क्षेत्र उसका कहाँ है, फाइनली पानी जो उसका गिर रहा है किस सागर में, किस महासागर में गिर रहा है। इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब जब नदियाँ हैं तो उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं वहाँ पे जो क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि का भी क्षेत्र है, तो कौन सी फसल के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है, कई सारे प्रश्न यहाँ से देखने को आते हैं। तो उसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। तो पहले मैं रिवर्स के नाम लिख देता हूँ, जिन जिन रिवर के बारे में हमें पता होना चाहिए, और फिर हम लोग एक एक करके उनके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहली रिवर का नाम लिखिएगा यूकॉन रिवर। पहली रिवर है आपके पास यूकॉन नदी, यूकॉन रिवर है ना। यूकॉन रिवर आप लोग देख पाएंगे अपने मैप में, तुरंत उसको हाईलाइट कीजिएगा। ये आप देख पा रहे हैं यूकॉन रिवर, ठीक है। यूकॉन रिवर, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये कौन सी रेंज थी और ये कहाँ से निकल रही है और कहाँ गिर रही होगी। खुद डायमेंशन क्रिएट कीजिए। आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है बेरिंग सागर, याद आ रहा है, प्रशांत महासागर का बेरिंग सागर। अभी बात करेंगे इसके ऊपर। अगली नदी लिखिएगा मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी। नेक्स्ट रिवर का नाम मेंशन कीजिएगा चर्चिल, चर्चिल नदी। नेक्स्ट है नेल्सन, नेल्सन नदी। नेल्सन नदी के बाद नेक्स्ट नाम लिखेंगे सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस के बाद जैसे ही आप लोग नीचे मूव होते हैं तो यहाँ पे हडसन रिवर आप लोग देखेंगे, हडसन नदी, हडसन रिवर। हडसन रिवर के बाद पोटोमैक, पोटोमैक रिवर है ना। नेक्स्ट है मिसिसिपी और मिसौरी, मिसिसिपी और मिसौरी। बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ नॉर्थ अमेरिका के दृष्टिकोण से भी और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। पीसीएस में क्या प्रश्न पूछा गया और अदर एग्जाम में भी सिंपल सा प्रश्न आया इसके संदर्भ में कि मिसिसिपी मिसौरी क्या है। अगर आप नहीं जाने रहिएगा तो फिर क्या है, तो फिर बड़ा मुश्किल आंसर देना। इनके संदर्भ में और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, अब आप लोग डिटेल में बात करेंगे, इसके अंतर्गत हम समझेंगे। मिसिसिपी मिसौरी के बाद आप लिखेंगे रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे रिवर। उसके बाद मेंशन कीजिएगा कोलोराडो, कोलोराडो। सैन जैक्विन, सैन जैक्विन। सैन जैक्विन के बाद, ये मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद भी रखना है। सैन जैक्विन, फिर सैक्रामेंटो, सैक्रामेंटो, सैक्रामेंटो। नेक्स्ट रिवर का नाम लिखेंगे कोलंबिया, सैक्रामेंटो, कोलंबिया। नेक्स्ट स्नेक, और लास्ट में आपके पास है फ्रेजर, फ्रेजर नदी। इतनी नदियों के संदर्भ में आपका नॉर्थ अमेरिका आपको जानना है कि उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में ये कौन कौन सी नदियां हैं, ये इनके नाम हैं। एक बात देखे रहिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी जब एक प्रश्न कुछ इस रूप में होगा कि किस नदी का संबंध किस महाद्वीप से है, तो नदियों के नाम जाने रहिएगा। भाई परीक्षा में आ जाने के बाद प्रश्न हम लोग थोड़ा ना पढ़ेंगे, पहले हम लोगों को तैयार हो जाना है उसके संदर्भ में, फिर एग्जामिनर प्रश्न पूछता रहे। तो एक एक करके आप लोग क्या काम करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे फटाफट
और पॉज करने के संदर्भ में अपने जो आपके पास मैप है उसमें सर्च करेंगे कि इन नदियों का लोकेशन आखिरकार है कहाँ पे। उसको हाईलाइट करेंगे कि ये नदी तो यहाँ पे है, मैंने आपको नाम बताए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक एक करके इनके ऊपर बात कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आपने देख लिया होगा। और यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी करी थी। सबसे पहली यूकॉन रिवर, यूकॉन नदी यहाँ पे है। मैकेंजी नदी यहाँ आप देख पाएंगे। चर्चिल नदी, नेल्सन नदी और चर्चिल और नेल्सन आपके 4th नंबर पे है। सेंट लॉरेंस के ठीक नीचे हडसन नदी यहाँ पे देख पाइएगा। इसके बाद पोटोमैक नदी को जिस तरफ अभी बात करेंगे, मिसिसिपी और मिसौरी, तो यानी 8वां नंबर मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद है रियो ग्रांडे। मिसिसिपी और मिसौरी ये दोनों एक ही नदियाँ हैं, मतलब अलग अलग हैं, इनके मिसिसिपी मिसौरी एक साथ नाम लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है रियो ग्रांडे नदी जो 9th नंबर पर हमने मेंशन की है वो यहाँ पे है। और ये रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के मध्य सीमा निर्धारित कर रही है। प्राकृतिक सीमा का निर्धारण रियो ग्रांडे नदी के द्वारा हो रहा है। उसके बाद कोलोराडो नदी 10वें नंबर पे। सेंट जैक्विन, अभी आप सेंट जैक्विन मैप में हो सकता है ना देख पाए, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। सैक्रामेंटो, कोलंबिया, स्नेक रिवर और 15वें नंबर पे फ्रेजर। तो ये नदियों की लोकेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक एक करके हम लोग इनके संदर्भ में बात करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको ध्यान रखने गाइस कि कहाँ से निकल रही है और किस सागर में अपना जल ये गिरा रही है। ये 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके पॉइंट बोल रहा हूँ, आप इनको नोट कीजिएगा। सबसे पहले यूकॉन नदी की बात करें तो यहाँ पे आप माउंटेन देख पाएंगे। आपने मैकेंजी रेंज पढ़ी थी, याद आ रहा है कुछ? मैकेंजी पर्वत, तो लिखिएगा इसमें कनाडा के मैकेंजी पर्वत से निकलने वाली यूकॉन नदी अलास्का से यूकॉन पठार से होते हुए, यूकॉन पठार पढ़ा था हम लोगों ने, अलास्का रेंज, यूकॉन पठार से होते हुए प्रशांत महासागर के, यहाँ पे प्रशांत महासागर है पूरा ये, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर में अपना जल गिराती है। यहाँ पे हम लोगों ने बेरिंग सागर पढ़ा था, याद आ गया होगा आप लोगों को। तो यूकॉन नदी क्या है? मैकेंजी पर्वत से निकलते हुए यूकॉन के पठार से होते हुए बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन के बेरिंग सागर में अपना जल गिराती है। पहला पॉइंट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आपने ग्रेट स्लेव लेक के बारे में पढ़ा था, ग्रेट स्लेव लेक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मैकेंजी नदी के संदर्भ में यूकॉन नदी पे इतने ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैकेंजी नदी आपने पढ़ा था ग्रेट स्लेव लेक, याद आ रही है पिछली क्लास? लिखिएगा इसमें ग्रेट स्लेव लेक से निकलने वाली मैकेंजी नदी, ग्रेट स्लेव लेक से निकलने वाली मैकेंजी नदी कनाडा से होते हुए आर्कटिक ओशन के, हमने यहाँ आर्कटिक ओशन पढ़ा था, आर्कटिक ओशन के कौन सा सागर? ब्यूफोर्ट सी, याद आ रहा है कुछ? ब्यूफोर्ट सी, यानी ग्रेट स्लेव लेक से निकलते हुए कनाडा से होते हुए आर्कटिक ओशन के ब्यूफोर्ट सी में अपना ये जल गिराती है। 2 पॉइंट यहाँ क्लियर हुए, यूकॉन और दूसरा आपका यहाँ पे मैकेंजी नदी। 2 ही पॉइंट इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखने हैं। जो अगली नदी है चर्चिल नदी, इसके बारे में लिखिए नेल्सन नदी। इन दोनों के संदर्भ में एक ही पॉइंट लिखिएगा कि चर्चिल और नेल्सन नदी कनाडा की नदियां हैं और ये अपना जल कहाँ गिराएंगी? कौन सी खाड़ी थी यहाँ पे? हडसन की खाड़ी, याद आ गया? हडसन की खाड़ी, और ये अपना जल हडसन की खाड़ी में गिराती हैं। कौन? चर्चिल और नेल्सन नदियां। चर्चिल और नेल्सन नदियां ये अपना जल कहाँ गिरा रही हैं? हडसन की खाड़ी में, ठीक है। सेंट लॉरेंस
सेंट लॉरेंस नदी के बारे में आप पहले कुछ पढ़ चुके हैं। महान झीलें, सेंट लॉरेंस नदी और 49 डिग्री रेखा, ये प्राकृतिक सीमा बनाती हैं कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। ठीक है, हम लोगों ने झील के बारे में पढ़ा था, ओंटारियो झील, जो महान झीलों में सबसे छोटी झील है और वहीं से इसका उद्गम हो रहा है। किसका? सेंट लॉरेंस नदी का। और कहाँ जल गिरा रही थी? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। एक पॉइंट बना के लिखिएगा इसमें कि ओंटारियो झील से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी, ओंटारियो झील से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी मॉन्ट्रियल और क्यूबिक से होते हुए, आप देख पाएंगे यहाँ पे मॉन्ट्रियल है और यहीं पे क्यूबिक सिटी है। मॉन्ट्रियल और क्यूबिक से होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर के, उत्तरी अटलांटिक, इस तरफ उत्तरी अटलांटिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिराती है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ से निकल रही है? ओंटारियो झील से, जो महान झीलों में सबसे छोटी झील है। ठीक है, अब आप देखिए, अब हडसन झील के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रा समझिएगा आगे बढ़ने से पहले। हमने महान झीलों के संदर्भ में बात की थी, सेंट लॉरेंस नदी के, जो विश्व का सबसे लंबा अंतरस्थलीय जलमार्ग बना रही है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें कि यह विश्व की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग, यह विश्व की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग, अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाती है। विश्व की सबसे व्यस्त भी है और सबसे बड़ी भी है, ये मानी जाती है ना। 5 महान झीलों से मिलकर बन रही है, पॉइंट आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट लिखिएगा कि इस नदी के मुहाने पर, किस नदी के मुहाने पर? इसी सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर क्यूबेक सिटी कनाडा का एक प्राचीनतम शहर है। क्यूबेक सिटी कनाडा का एक प्राचीनतम शहर है। यहाँ फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे फ्रेंच सिटी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यूबेक सिटी को आप लोगों ने पढ़ा है, क्यूबेक सिटी के बारे में। अपलेशियन पर्वत कनाडा के क्यूबेक सिटी से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के बर्मिंघम तक फैला हुआ है। अब यहाँ क्यूबेक सिटी में फ्रांसीसी समुदाय की अधिकता होने के कारण इसे फ्रेंच सिटी भी बोलते हैं। क्यूबेक सिटी, यहाँ पे फ्रांसीसी समुदाय, फ्रांसीसी समुदाय की अधिकता होने के कारण इसे फ्रेंच सिटी भी बोलते हैं। फ्रेंच सिटी भी बोलते हैं किसको भाई? क्यूबेक सिटी को, याद रख पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा एक पॉइंट और कि यह अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित, यह अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित कनाडा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। कनाडा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे नदियों की तरफ मूव करें। आपने फंडी की खाड़ी के बारे में पढ़ा था। फंडी की खाड़ी कहाँ है? जहाँ पे कहीं ना कहीं बोस्टन है, यूएसए का, है ना, जो न्यू इंग्लैंड रीजन के अंतर्गत आता है। एक पॉइंट लिखिएगा इसके अंतर्गत, फिर आगे बात कर रहे हैं कि फंडी की खाड़ी के तट पर अवस्थित, फंडी की खाड़ी की तट पर अवस्थित बोस्टन, तुरंत सर्च कीजिए मैप में बोस्टन कहाँ है। बोस्टन कहाँ अवस्थित है? फंडी की खाड़ी। विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार इसी खाड़ी में आते हैं। ज्वार भाटा, ये टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए, पढ़ेंगे उसको भी समझेंगे हम लोग डिटेल में। तो लिखेंगे फंडी की खाड़ी की तट पर अवस्थित बोस्टन यूएसए का न्यू इंग्लैंड रीजन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। न्यू इंग्लैंड रीजन, न्यू इंग्लैंड रीजन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है।
न्यू इंग्लैंड रीजन के अंतर्गत 7 स्टेट आते हैं, आपको बता दें 7 स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं न्यू इंग्लैंड रीजन के अंतर्गत। जो बोस्टन है वो न्यू इंग्लैंड रीजन के अंतर्गत आ रहा है और सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है यूएसए के अंतर्गत। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जलयान उद्योग के साथ साथ वस्त्र उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जलयान उद्योग तो है ही है और वस्त्र उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आप इनको साथ साथ नोट जरूर करते चलिएगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा तेज बोल दे रहा हूँ, तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो अपलेशियन माउंटेन है क्यूबेक सिटी से लेकर दक्षिण मतलब साउथ अमेरिका है, जो आपका दक्षिणी हिस्सा है अमेरिका का, यहाँ पे बर्मिंघम है, यहीं तक ये फैला हुआ है। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली हडसन नदी, मैं इरेज कर दूँ थोड़ी जगह हो जाए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हडसन रिवर के बारे में लिखिएगा। अब हडसन नाम आता है तो हो सकता है कई बच्चों के मन में विचार आए कि यार हडसन तो हमने ऊपर पढ़ा था, हडसन की खाड़ी है ना, हडसन की खाड़ी, तो हडसन नदी भी वहीं होगी। ऐसा नहीं है, यही चीज़ हमको समझते हुए चलनी है। अपलेशियन पर्वत से निकल रही है, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली हडसन नदी न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए लॉन्ग आइलैंड पढ़ चुके हैं आप लोग, लॉन्ग आइलैंड के समीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, यानी अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली जो हडसन नदी है ये न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए जा रही है और कहाँ गिर रही है फाइनली, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, है ना। अब ये जो न्यूयॉर्क सिटी है ये यूएसए की, एक पॉइंट लिखिएगा न्यूयॉर्क सिटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूयॉर्क सिटी, इसके बारे में लिखिएगा कि न्यूयॉर्क सिटी यूएसए की आर्थिक राजधानी होने के साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी शिकागो जो कि तीसरे नंबर पे सर्वाधिक है और सबसे नंबर 1 पे यूएसए का कौन सा क्षेत्र है, न्यूयॉर्क। यानी ये आर्थिक राजधानी होने के साथ न्यूयॉर्क क्या है, आर्थिक राजधानी भी है और जनसंख्या में नंबर 1 है। जनसंख्या में नंबर 1, तो आपने लिखा कि आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी शहर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में कि यहाँ की ऊंची और बहुमंजिलीय इमारतों के कारण ही, यहाँ की ऊंची और बहुमंजिलीय इमारतों के कारण ही इसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी कहते हैं। ऊंची और बहुमंजिली इमारतें होने के कारण ही न्यूयॉर्क सिटी को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी कहते हैं। किसको बोल रहे हैं भाई, न्यूयॉर्क सिटी को। ठीक है, छपाई और प्रकाशन के उद्योग, यहाँ पे छपाई और प्रकाशन के उद्योग भी हो रहे हैं, तो लिखेंगे इसमें कि छपाई और प्रकाशन के उद्योग की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण सिटी है ना। तो यानी रेडीमेड कपड़े वगैरह हो गए, उन पे छपाई प्रिंटिंग वगैरह हो गई, ये सब न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिल रही है। न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए कौन सी नदी जा रही है, हडसन नदी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि न्यूयॉर्क सिटी के संदर्भ में 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। एक तो जनसंख्या में नंबर 1 है, आर्थिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है और सिटी ऑफ स्काई क्रैपर के नाम से जानी जा रही है। क्यों, ऊंची इमारतें हैं, बहुमंजिली इमारतें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। जो आपके पास एक न्यूयॉर्क सिटी के पास आप एक क्षेत्र देख पाएंगे, फिलाडेल्फिया। देखिए जरा मैप में देख पा रहे हैं, फिलाडेल्फिया है ना। इसमें लिखिएगा कि फिलाडेल्फिया, मैं लिख दे रहा हूं, फिलाडेल्फिया। आप मैप में देख के जरूर मार्क करेंगे इसको और लिखेंगे इसमें कि फिलाडेल्फिया अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित यूएसए का बंदरगाह की दृष्टि से खनिज
तेल शोधन, यहाँ पे क्या होता है, खनिज तेल शोधन का महत्वपूर्ण उद्योग है। कौन? फिलाडेल्फिया। खनिज तेल शोधन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है फिलाडेल्फिया। जहाँ आपने न्यूयॉर्क सिटी के संदर्भ में 3 पॉइंट जाने, इसके संदर्भ में 1 पॉइंट ध्यान रखेंगे कि खनिज तेल शोधन कहाँ हो रहा है यूएसए के अंतर्गत, फिलाडेल्फिया में। ठीक है, 1 पॉइंट लिखिएगा इसके अंतर्गत कि प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र की अपेक्षा अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेश, यानी प्रशांत महासागर की अपेक्षा अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेश में जलयान उद्योग का अधिक विकास है। जलयान उद्योग का अधिक विकास है। अगर आप बात करें तो जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, सबसे बिजिएस्ट रूट में से एक है, क्योंकि यहाँ से आप यूरोप कॉन्टिनेंट की तरफ भी जा सकते हैं, यहाँ से आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ भी जा सकते हैं, और ये आवाजाही चल रही होती है। सबसे बिजी रूट यहाँ देखने को मिलता है ये। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ लिखेंगे कि यहीं पे बाल्टीमोरे जलयान उद्योग, क्या नाम है, बाल्टीमोरे जलयान उद्योग, यहीं फिलाडेल्फिया के पास बाल्टीमोरे जलयान उद्योग। ठीक है, यहीं पे बाल्टीमोर जलयान उद्योग का ये महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पोटोमैक रिवर के बारे में बात करते हैं। मैं रेस कर रहा हूं इसको। पोटोमैक रिवर आप देख पा रहे हैं, ये जो 7वां नंबर 7th नंबर यहाँ मेंशन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कौन सा माउंटेन है भाई, ध्यान दीजिए, अपलेशियन पर्वत है ना। तो इसमें लिखिएगा कि अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली पोटोमैक नदी यूएसए की प्रशासनिक राजधानी वॉशिंगटन डीसी, आर्थिक कौन है, न्यूयॉर्क सिटी, प्रशासनिक राजधानी कौन है, वॉशिंगटन डीसी। पूरे यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन डीसी ही है। डीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक, तो लिखेंगे प्रशासनिक राजधानी वॉशिंगटन डीसी से होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर के चेसापीका बे में गिर जाती है। चेसापीका बे की खाड़ी हम लोगों ने पढ़ी थी पहले ही लेक्चर में, देख रहे हैं पहले लेक्चर का कितना इंपॉर्टेंस है। लोकेशन सारी क्लियर है, तो अब आप लोग इनको कनेक्ट कर पाएंगे। चेसापीका बे की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिसिसिपी और मिसौरी नदी की। जैसे कि सिंपल सा प्रश्न पूछा भी गया कि मिसिसिपी और मिसौरी आखिरकार हैं क्या। तो गाइज ये नदियां हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण नदियां। इनके बारे में 1 पॉइंट लिखिएगा आप लोग। देखिए, इस तरफ जो आप लोगों ने लैंड पढ़ा था, सुपीरियर झील पढ़ी थी, जो सुपीरियर उच्च भूमि पे अवस्थित थी, यानी कुछ ये इस तरीके से है, इधर उच्च हिस्सा है और ढाल कुछ इस तरफ है। तो ये जो हाई लैंड है, सुपीरियर उच्च भूमि का लैंड है, यहीं से ये नदियां निकल रही हैं। तो इसमें लिखिएगा 1 पॉइंट बना के कि सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली मिसिसिपी नदी, कौन सी नदी, मिसिसिपी नदी यूएसए के ग्रेट प्लेन से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। कौन, मिसिसिपी। ग्रेट प्लेन हमने डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में कि जो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी हिस्सा है और उत्तरी अटलांटिक का जो पश्चिमी हिस्सा है, इसके बीच में क्षेत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये उच्च भूमि से निकलते हुए और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर रही है ना। उसके बाद लिखेंगे सुपीरियर उच्च भूमि के समीप
इस नदी के तट पर मिनीपोलिस आप देख पाएंगे, मिनीपोलिस। मिनीपोलिस है ना, इस नदी के तट पर मिनीपोलिस और सेंट पॉल शहर अवस्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट पॉल अवस्थित हैं इसी मिसिसिपी नदी के तट पर। इनको जुड़वा शहर भी बोलते हैं, जुड़वा शहर भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से शहर जिनको जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? मिनीपोलिस और सेंट पॉल। ठीक है, सेंट पॉल, और ये कहाँ अवस्थित हैं? मिसिसिपी नदी के तट पे अवस्थित है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हम लोगों ने झीलों वाला टॉपिक किया था वहाँ पे हमने एक झील को हमने शायद स्किप किया। वो कौन सी झील है? इटास्का झील। इटास्का झील से ही ये मिसिसिपी नदी निकल रही है। यहीं पे, हालांकि मैप में आप लोग नहीं देख पाइएगा, यहीं पे कहीं इटास्का झील है। क्या नाम है? इटास्का। इटास्का झील। ठीक है, इसमें लिखिएगा आप लोग कि इटास्का झील से मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है और इसकी सहायक नदी मिसौरी नदी। कौन है इसकी सहायक? मिसौरी नदी। और इसकी सहायक नदी, यही जो मिसौरी लिखा है आप लोगों ने, और इसकी सहायक नदी मिसौरी नदी और मिसिसिपी के संगम के समीप सेंट लुइस, ये यहीं पे आके इससे मिल जा रही है। इसी के संगम पे कौन सा क्षेत्र आप देख पाएंगे? सेंट लुइस। देखिएगा ध्यान से, सेंट लुइस है ना। सेंट लुइस मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सेंट लुइस किसके लिए फेमस है? मांस प्रसंस्करण उद्योग। मांस प्रसंस्करण उद्योग, मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, और इसी के संदर्भ में अगर आप लोग आगे देखेंगे मैप में, तो वहीं पे मिसिसिपी नदी के मुहाने पर, मिसिसिपी नदी के मुहाने पर आप एक क्षेत्र और देख पाएंगे, न्यू ऑरलियन। देखिए कुछ इसी तरफ आपको दिख रहा होगा, न्यू ऑरलियन। न्यू ऑरलियन देख पाए? तो जो न्यू ऑरलियन है ये खनिज तेल के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि मिसिसिपी नदी के मुहाने के समीप अवस्थित न्यू ऑरलियन खनिज तेल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है और निर्यात की दृष्टि से ये यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। निर्यात की दृष्टि से यह यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दक्षिण यूएसए में, यूएसए के दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण यूएसए में मिसिसिपी नदी का अपवाह क्षेत्र चावल, गन्ने की कृषि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिसका अपवाह क्षेत्र है किसके लिए फेमस है? चावल और गन्ने की कृषि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गन्ना और चावल, इसका जो अपवाह क्षेत्र है, यानी जो इसके बगल में जो लैंड है, वहाँ पे गन्ने और चावल की अच्छी खासी उपज वहाँ पे पैदा होती है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ समझें इसमें, फिर लिखिएगा न्यू ऑरलियंस चावल और चीनी के निर्यात की दृष्टि से, क्योंकि बंदरगाह है वो, है ना। न्यू ऑरलियंस चावल और गन्ने के निर्यात की दृष्टि से यूएसए का बंदरगाह है। आप ऐसे करके लिख लेंगे, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देखिए जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने शहरों से होते हुए जा रही है, कितने क्षेत्रों से होते हुए जा रही है? लिखिएगा एक पॉइंट कि मिसिसिपी नदी के अपवाह क्षेत्र में यूएसए के लगभग 25 राज्य, यूएसए के लगभग 25 राज्य आते हैं
और इसलिए मिसिसिपी को उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। सबसे बड़ी नदी कौन है? मिसिसिपी, यूएसए की सबसे बड़ी नदी। सबसे बड़ी नदी यूएसए की, ठीक है। उसके बाद हम लोग रियो ग्रांडे नदी के ऊपर बात कर रहे हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मिसिसिपी में, सॉरी, है ना। हेडिंग दीजिएगा रियो ग्रांडे नदी। इसमें लिखिएगा एक पॉइंट, अब रियो ग्रांडे नदी इस तरफ है और इधर कौन सी पर्वत श्रृंखला है विश्व की दूसरे नंबर की? रॉकी। तो लिखेंगे रॉकी पर्वत से निकलने वाली रियो ग्रांडे नदी, रॉकी पर्वत से निकलने वाली रियो ग्रांडे नदी कोलोराडो के पठार से होते हुए, कोलोराडो के पठार से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। और रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा का भी निर्धारण कर रही है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के मध्य एक राजनीतिक सीमा का भी निर्धारण कर रही है। आप ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। फिर लिखिएगा रॉकी पर्वत से निकलने वाली ये जो कोलोराडो नदी है, नेक्स्ट पॉइंट कोलोराडो नदी। रियो ग्रांडे के संदर्भ में इतने पॉइंट ध्यान रखिएगा। कोलोराडो नदी, अब ये कहाँ से निकल रही है? इसमें लिखिएगा कि रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलोराडो नदी यूएसए से होते हुए प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया की खाड़ी में, देखिए 10वां नंबर यही मेंशन है, आप देख पाएंगे, प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है और इस नदी पर निर्मित हूबर और बाउल्डर बांध पढ़ा था हम लोगों ने। हूबर और बाउल्डर बांध, इस नदी पर निर्मित हूबर और बाउल्डर बांध का जलाशय मीड झील है। लेक मीड, याद आ रहा है? मीड झील, जिसको मानव निर्मित झील भी बोलते हैं, होम मैन मेड, मानव निर्मित झील, ठीक है जी। तो मानव निर्मित झील कौन सी है? मीड झील, जो कि कहीं ना कहीं कोलोराडो की नदी के तट पे आप देख पाएंगे। हूबर और बाउल्डर बांध के समीप जो है मीड झील का निर्माण किया गया है, जो कि मानव के द्वारा बनाई गई झील है। ये आप लोग पहले जान चुके हैं झील के संदर्भ में। फिर लिखिएगा इस नदी के द्वारा निर्मित घाटी को, कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित घाटी को ग्रैंड कैनियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन के नाम से इसको जाना जाता है। ग्रैंड कैनियन क्या होता है इसमें ज़रा लिखिएगा एक पॉइंट, कि बेसिकली सबसे गहरी घाटी है ये, है ना, ग्रैंड कैनियन। तो आप लिख सकते हैं कि यह विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। यह विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है ग्रैंड कैनियन। विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है, ठीक है। इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में कि सैन डिएगो प्रशांत महासागर के तट पर, सैन डिएगो प्रशांत महासागर के तट पर पनामा नहर से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। सैन डिएगो आप लोग यहाँ पढ़ेंगे और पनामा नहर कुछ यहाँ पढ़ी थी। तो यूएसए का ये जो पनामा, ये जो सैन डिएगो है, ये सबसे निकटतम बिंदु है भाई, इन कंपैरिजन टू अदर लोकेशंस। तो कहीं ना कहीं यही नज़दीक दिख रहा है ना। तो आप लिखिएगा इसमें कि सैन डिएगो प्रशांत महासागर के तट पर पनामा नहर से निकटतम दूरी पर अवस्थित यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। सैन डिएगो, सैंटियागो, सेंटियागो नहीं, सेंटियागो तो चिली की राजधानी है, ये सैडियागो है, सैडियागो, ठीक है। यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह
और इसकी जो सबसे निकटतम दूरी होगी पनामा नहर के सबसे निकटतम दूरी पे ये स्थित है, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने बात करी शिकागो तीसरे नंबर पे जनसंख्या पे है, पहले नंबर पे कौन था हम लोगों ने बात करी। अब दूसरे नंबर पे कौन है उसको देखते हैं। लिखिएगा लॉस एंजलिस यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है लॉस एंजलिस। पहले नंबर पे न्यूयॉर्क सिटी, दूसरे नंबर पे लॉस एंजलिस, तीसरे नंबर पे शिकागो। आगे तीनों पॉइंट। चलिए इसमें लिखिएगा ये प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित बंदरगाहों में यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जितने भी बंदरगाह अभी तक आपने सुने, ये यूएसए का सर्वाधिक बंदरगाह भी है लॉस एंजलिस। यहाँ पे आप देख पाएंगे यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह यूएसए का, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि यहाँ की जलवायु शुष्क होने के कारण, यहाँ की जलवायु शुष्क होने के कारण वायुयान के परीक्षण के लिए एक प्राकृतिक दशाएं यानी अनुकूल दशाएं होती हैं, इसलिए यह यूएसए में वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए यूएसए में वायुयान उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वायुयान उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। लॉस एंजलिस के संदर्भ में बात कर रहे हैं, शुष्क जलवायु यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सैन फ्रांसिस्को की। आप यहीं देख पाएंगे, कैलिफोर्निया में ही एक क्षेत्र देख पाएंगे सैन फ्रांसिस्को, है ना। इसमें लिखिएगा एक पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, आपको एक जलवायु प्रदेश पढ़ना होगा जिसका नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। अभी बात करते हैं इसके ऊपर। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, आप ये समझिए इसके संदर्भ में कि अगर भारत में गर्मियां हैं, भारत में गर्मी का मौसम है, तो ये जलवायु प्रदेश जहाँ होगा वहाँ सर्दी का मौसम होगा। भारत में अगर सर्दियों का मौसम है तो यहाँ गर्मी का मौसम होगा। ये जलवायु प्रदेश पूरे विश्व में कई जगह पाए जाते हैं। अभी हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहाँ पाया जाता है उसको देख लेते हैं। आगे यूरोप की बात करेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, ओशेनिया कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो वहाँ भी पाए जाते हैं। एक प्रश्न पीसीएस में क्या पूछा गया कि यदि भारत सर्दियों में क्रिसमस को मनाता है तो ऑस्ट्रेलिया कब मनाएगा? गर्मी, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, आप समझ गए इस तरीके के प्रश्न। यानी अपोजिट जलवायु है भारत की पूरी, और ये जलवायु जहाँ होगी वहाँ पे रसदार फलों की खेती बहुत अच्छी होती है, विटीकल्चर बहुत अच्छा होता है, अंगूर की खेती, जिससे कहीं ना कहीं वाइन्स वगैरह का काम वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो विटीकल्चर जिसका अंगूर की खेती से संबंध है, तो रसदार फलों की खेती के लिए ये जलवायु प्रदेश जाना जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया की राजधानी, सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया की राजधानी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित होने के कारण रसदार फलों की कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो आप जान पाए कि आखिरकार ये जलवायु प्रदेश किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है? रसदार फलों की कृषि के लिए ये एक महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है नॉर्थ अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, है ना। और इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि सैन फ्रांसिस्को की सेंटा क्लोरा वैली, सैन फ्रांसिस्को की सेंटा क्लोरा वैली सिलिकॉन वैली के नाम से जानी जाती है। सिलिकॉन वैली के नाम से जानी जाती है, सिलिकॉन वैली, है ना। सिलिकॉन का संबंध किस चीज़ से है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
सिलिकन का संबंध किस किस चीज़ से है, और क्या भारत में भी कोई सिलिका नाम से क्षेत्र मशहूर है, ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपका छोटा सा होमवर्क रहेगा, आप देखिएगा इसको, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हम लोगों ने बात करी थी नॉर्थ अमेरिका के संदर्भ में कोस्ट रेंज के ऊपर, यानी जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो कोस्टल रेंज जो यहाँ पे हमने पढ़ी थी पर्वतों के संदर्भ में, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि कोस्ट रेंज और सियरा निवादा पर्वत के मध्य अवस्थित कैलिफोर्निया की घाटी से सेंट जैक्विन, जो अगली रिवर है आपकी सेंट जैक्विन, है ना, सेंट जैक्विन और सैक्रामेंटो, ये दो नदियाँ इसी घाटी से जा रही हैं। सेंट जैक्विन और सैक्रामेंटो का अपवाह यहीं से होता है, और दोनों ही नदियां प्रशांत महासागर में गिरती हैं, दोनों ही नदियां प्रशांत महासागर में फ्लो हो जाती हैं, सेंट जैक्विन और सैक्रामेंटो। नेक्स्ट पॉइंट, रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलंबिया नदी कोलंबिया स्नेक के पठार से होते हुए ये भी प्रशांत महासागर में चली जा रही है। इसका भी अपवाह क्षेत्र कहाँ जा रहा है फाइनली, कोलंबिया नदी का प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके अंतर्गत, इस नदी के तट पर ओरिजिन राज्य में, आप नाम देखेंगे इसको सर्च कीजिएगा, इस नदी के तट पर ओरिजिन राज्य में पोर्टलैंड बंदरगाह अवस्थित है, और इसी नदी पर ग्रैंड कुली बांध, विश्व का सबसे ऊंचा बांध यहीं पे अवस्थित है। क्या नाम है, ग्रैंड कुली बांध। ग्रैंड कुली बांध यहीं पे अवस्थित है ओरिजिन राज्य में, जो पोर्टलैंड बंदरगाह है वहाँ पे आप देख पाएंगे, मैप में दिखेगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी के अंतर्गत कि स्नेक कोलंबिया की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कोलंबिया नदी की, और प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों में ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है। एक पॉइंट इसके अंतर्गत और आपको मेंशन करना है कि वॉशिंगटन राज्य में अवस्थित जो सियाटल जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, वॉशिंगटन राज्य में अवस्थित सियाटल क्षेत्र कुछ इस लोकेशन पे देख पाएंगे आप लोग। वॉशिंगटन डीसी पूर्वी क्षेत्र में है, जो वॉशिंगटन राज्य है वो पश्चिमी क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, तो उसको मैप में जरूर देख के मार्क कीजिएगा। वॉशिंगटन राज्य में अवस्थित सियाटल यूएसए का वायुयान उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये जो सियाटल आप यहाँ देख पाइएगा, ये किसके लिए फेमस है, वायुयान उद्योग, वायुयान उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है सियाटल, ठीक है। अंततः आपकी एक नदी और बचती है फ्रेजर रिवर। इसके संदर्भ में आप देख पाएंगे फ्रेजर रिवर जो है कनाडा के अंतर्गत है। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि रॉकी पर्वत से निकलने वाली फ्रेजर नदी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए, ब्रिटिश कोलंबिया पठार आपने पढ़ा था, ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए वैनकूवर आइलैंड के समीप प्रशांत महासागर में गिरती है, ठीक है। अधिकांश छात्र ब्रिटिश कोलंबिया सुनते हुए वो ब्रिटेन की तरफ चले जाते हैं, नहीं भाई, नॉर्थ अमेरिका के कनाडा क्षेत्र में है ये ब्रिटिश कोलंबिया पठार, जहाँ से ये नदी निकल रही है, ठीक है। आप लिखिएगा कि इस नदी के मुहाने पर अवस्थित वैनकूवर बंदरगाह पश्चिमी कनाडा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और ये कनाडा के पैसिफिक रेलवे और कनाडा नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस नदी के मुहाने पर अवस्थित वैनकूवर बंदरगाह पश्चिमी पैसिफिक रेलवे और कनाडा नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक रेगिस्तान के ऊपर हम बात करेंगे, नदियों के संदर्भ में इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जहाँ से अधिकांश प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक रेगिस्तान आप ध्यान रखिएगा जो गर्म मरुस्थल में काउंट किया जाता है, उसका नाम है चिहू आहू आन,
थोड़ा फनी नेम हो सकता है आप लोगों को लगे, चिहुआहुआन, है ना। कहाँ पे है ये, इसमें लिखिएगा एक पॉइंट कि चिहुआहुआन मरुस्थल नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है। एक मरुस्थल और है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, मोजावे। मोजावे मरुस्थल, इसमें लिखिएगा कि यह कैलिफोर्निया, यह नॉर्थ अमेरिका के या संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में अवस्थित गर्म मरुस्थल है, मोजावे। ठीक है, तो गाइज ये था आपका नदियों के संदर्भ में मामला, कि जहाँ पे आप लोग सारी लोकेशन जान पाए कि किस नदी का उद्गम कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे उसका अपवाह क्षेत्र जा रहा है। तो आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान रखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद कनाडा के कुछ क्षेत्र हैं जो आपको जानने हैं इसके अंतर्गत, कि किनकी राजधानी क्या है। कुछ प्रश्न यहाँ से इक्के दुक्के देखने को आ जाते हैं, तो मैं एक एक करके कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूँ, आप उनको मेंशन कर लीजिएगा। मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं आप। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ज़रा एक चीज़ देखें, कनाडा के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले एक क्षेत्र देख पाएंगे, ब्रिटिश कोलंबिया। इस लोकेशन पे ब्रिटिश कोलंबिया, इसकी राजधानी विक्टोरिया है गाइस, लिखिएगा इसकी राजधानी विक्टोरिया। ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी विक्टोरिया। नेक्स्ट लोकेशन आप देख पाएंगे अल्बर्टा। अल्बर्टा, अल्बर्टा की राजधानी है एडमंटन। एडमंटन, अल्बर्टा की जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मोनिटोरा। हम लोगों ने बात करी थी इसके बारे में। मोनिटोरा की राजधानी है विनिपेग। कुछ इस तरफ देख पाएंगे आप लोग, मोनिटोरा। मोनिटोरा जिसकी राजधानी है विनिपेग। मोनिटोरा की राजधानी विनिपेग। और इसके बाद ओंटारियो, एक क्षेत्र हमने पढ़ा था, इसमें लिखेंगे ओंटारियो जिसकी राजधानी टोरंटो है। यहीं पे आप लोग देख पाएंगे ओंटारियो। ओंटारियो जिसकी राजधानी टोरंटो। टोरंटो इसकी राजधानी है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा क्यूबेक। क्यूबेक सिटी के बारे में आपने पढ़ा है। क्यूबेक सिटी कुछ इस तरफ है। क्यूबेक सिटी, क्यूबेक की जो राजधानी है वो है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल आप देख लीजिएगा। और एक लास्ट में आप देखेंगे न्यू बर्न्सविक। न्यू बर्न्सविक जिसकी राजधानी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। न्यू बर्न्सविक, इसकी राजधानी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे आपको एक दो पॉइंट ध्यान रखने हैं जहाँ से प्रश्न अधिकांश देखने को आ जाते हैं, कि जैसे ओंटारियो है जिसकी राजधानी टोरंटो आपने पढ़ी, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये गोल्ड के लिए फेमस है। यहाँ पे एक पॉइंट आप मेंशन कर लेंगे ओंटारियो के संदर्भ में कि ये गोल्ड के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी के अंतर्गत। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो परीक्षा में देखने को बना है, उसका नाम है बॉफ व जास्कर। बॉफ व जास्कर नेशनल पार्क कहाँ है? कनाडा में। कोलोराडो जो प्रदेश है वहीं पे ये जास्कर नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है। तो ये कनाडा क्षेत्र के अंतर्गत है, आप इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और मेंशन कीजिएगा कि वुड बफेलो नेशनल पार्क। वुड बफेलो नेशनल पार्क, वुड बफेलो
नेशनल पार्क जो है ये आपका अल्बर्टा में है। अल्बर्टा, अभी जो आपने लोकेशन पढ़ी, वुड बफेलो नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए ठीक है गाइज, तो आज के संदर्भ में हम लोगों ने जो बात करी, जहाँ पे आप लोग सारी नदियों के बारे में जान पाए। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपका स्टार्ट हो चुका है, उसको भी हम लोगों ने इसी तरीके से इसी पैटर्न पे शुरू किया ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों का स्किप ना हो पाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसी के समानांतर, इसी के पैरेलली एक सेगमेंट और शुरू करेंगे ताकि उस टॉपिक से भी आप लोग जुड़ पाएँ। जैसे ब्रह्मांड के संदर्भ में मैंने बात करी थी कि ब्रह्मांड के संदर्भ में हमें क्या पढ़ना है, सेलेस्टियल बॉडी का अध्ययन करना है, खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से एक ग्रह पृथ्वी भी है, यानी सौर मंडल में पृथ्वी का अध्ययन हम लोगों को करना है। उसके बाद में हम लोग पृथ्वी की देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे, पृथ्वी की गतियाँ, यानी वो टॉपिक भी आपके साइड में पैरेलली इसके चलते रहने चाहिए। कॉन्टिनेंट सीरीज जो आपकी चल रही है वो एज इट इज़ चलती रहेगी ताकि आपका इसमें रिदम बना रहे, ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।